अस्सलाम वालेकुम। आपका जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट है इसकी कोई स्पेसिफिक प्रोविज़न है? अगर तो बता दी जाए। फिर आपने सप्लीमेंट्री क्वेश्चन उसके साथ ये किया कि क्या सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट जो है वो एग्ज़िबिट की जा सकती है? और फिर आपने एक और क्वेश्चन उसमें किया है और वो ये है कि एफआईआर में जो कंप्लेनेंट है क्या उसका 161 का बयान रिकॉर्ड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर करता है या नहीं करता। तो जो केस लॉज हैं उसके अंदर जो इंटरप्रेट किया गया है वो ये है कि जितनी भी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड की जाती हैं, ये सुप्रीम कोर्ट तक अब इस्टेब्लिश्ड लॉ है कि सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट एक्चुअली 161 सीआरपीसी के तहत ही रिकॉर्ड की जाती है जब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर करता है। अब इसमें थोड़ी सी ये कन्फ्यूजन होगी कि 161 की जो स्टेटमेंट है उस पे तो साइन अंगूठे नहीं होते और वो तो पुलिस डायरी के अंदर इनकॉर्पोरेट की जाती है। लेकिन जो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट है, अगर किसी ने साइन अंगूठा करके दे दी है अपनी दरख्वास्त की शेप में, फॉर एग्जांपल एक कंप्लेनेंट था, उसने किसी को एफआईआर जिस वक्त दर्ज करवाई तो उसके अंदर नामालूम मुल्ज़मान थे। बाद में उसको पता चला कि ये तो एबीसीडी ने किया है, तो उसने इन चारों को जो है नॉमिनेट कर दिया एक नई एप्लीकेशन के तहत। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने उसकी वो एप्लीकेशन ली, उसको फाइल का हिस्सा बनाया और साथ उसको अपनी पुलिस डायरी के अंदर ये भी तहरीर कर दिया कि आज मुद्दई ने ततीमा बयान दिया है जिसको शामिल मिसल करता हूँ, और साथ उसको 161 की शेप में भी तहरीर कर देता। तो ये दोनों चीज़ें कानूनी तौर पे अब परमिजिबल हैं। परमिजिबल इस सेंस में है कि केस लॉज के अंदर सुपीरियर कोर्ट्स ने इस प्रैक्टिस को जो है वो लीगल डिक्लेयर कर दिया हुआ है और इसको 161 का बयान ही जो है उसको कहा गया है कि जो भी सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट है वो 161 सीआरपीसी के तहत ही तहरीर की जाती है। अब दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि क्या सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट को एग्जिबिट करवाया जा सकता है? अगर तो वो कंप्लेनेंट की एप्लीकेशन है जिस पर थंब इम्प्रेशन है और या उसके सिग्नेचर्स हैं, तो ऑफ कोर्स उसको जो है एग्जिबिट भी कंप्लेनेंट अपनी स्टेटमेंट में करवा सकता है। और ये लॉ भी जो है थ्रू इंटरप्रिटेशन ऑफ दी सुपीरियर कोर्ट्स एस्टेब्लिश हो चुका है कि जो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट साइंड और थंब इम्प्रेशन के साथ जो है कंप्लेनेंट ने पुलिस को दी थी, तो वो ड्यूरिंग डेपोजिशन उसको एग्जिबिट भी करवा सकता है। और तीसरी जो आपका क्वेश्चन था कि एफआईआर में कंप्लेनेंट का 161 का बयान, एफआईआर के मुतालिक तो उसका 161 का बयान नहीं हो सकता, लेकिन उससे हट के जब भी वो बात करेगा, कुछ और बात करना चाहता है, तो ऑफ कोर्स वो 161 की शेप में बिल्कुल तहरीर हो सकता है और इसी को तो सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्वेश्चन ये है कि सेशन कोर्ट किन ऑफेंसेस की डायरेक्ट कॉग्निजेंस ले सकती है। कल मैंने इसका डिटेल से जवाब भी दिया था जब किसी ने 500 पाकिस्तान पिनल कोड और 203 ए बी सी आर पी सी की बात की थी। तो मैंने ये बताया था कि लाहौर हाई कोर्ट लाहौर की इंटरप्रटेशन के मुताबिक इवन जिनमें डायरेक्ट कॉग्निजेंस है वो भी थ्रू मैजिस्ट्रेट साहब भी इन रूट होंगे। लेकिन कुछ लॉज हैं भी ऐसे जिसके अंदर जो सेशन कोर्ट है उसमें डायरेक्ट कॉग्निजेंस ली जाती है और वो मैजिस्ट्रेट साहब के थ्रू जो है वो पेश नहीं इन रूट नहीं होती। फॉर एग्जांपल जो आपका है इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट है, इसकी जो सेक्शन 3 की जो कंप्लेंट है वो डायरेक्ट वहाँ पर इंस्टीट्यूट होती है। ऐसे ही दो चार ऑफेंसेस और हैं जो कि डायरेक्ट वहाँ पे डील होते हैं। अदरवाइज हर ऑफेंस पाकिस्तान पीनल कोड का या दूसरे जितने भी लॉज हैं उनकी जो रिपोर्ट 173 है या इवन प्राइवेट कंप्लेंट है वो थ्रू मैजिस्ट्रेट साहब ही इन रूट होती है और फिर सेशन कोर्ट जो है उसको कॉग्निजेंस लेने की रिक्वेस्ट की जाती है। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्वेश्चन ये है कि 154, 161 और 164 सीआरपीसी में फ़र्क क्या है? 154 का 161 और 164 से पता नहीं क्या कनेक्शन है, मुझे ये नहीं समझ आई, और आपके ज़हन में क्या क्वेश्चन है ये भी मुझे नहीं समझ आया। लेकिन ये तीनों चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है डिफरेंट हैं। 161 और 164 के ऊपर और 154 के ऊपर डिटेल्ड वॉइस नोट्स मौजूद हैं। अगर आप उनको सुन लें तो आपकी मदद हो जाएगी और आपको एटलीस्ट ये पता चल जाएगा कि इन तीनों जो सेक्शंस हैं इनका पर्पस क्या है, क्या क्या काम लिया जाता है, क्या क्या काम होता है इन तीनों से। और कल भी एक्चुअली 164 की कन्फेशन और स्टेटमेंट इसके लिंक्स भी शेयर हुए थे, लेकिन आपने नहीं सुने होंगे। तो आप उसको ज़रा क्लिक करके एक दफ़ा सुन लें और स्टिल अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो आप दोबारा पूछ लें।
अस्सलाम वालेकुम। आपका क्वेश्चन ये है कि डाइंग डिक्लेरेशन सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस है। इसका जवाब मैं पहले भी आपको डिटेल से दे चुका हूँ कि डाइंग डिक्लेरेशन जो है वो बहुत कमज़ोर पीस ऑफ एविडेंस है, वेरी वीक पीस ऑफ एविडेंस विच नीड्स कोऑपरेशन फ्रॉम एवरी एस्पेक्ट। के जो जो तफ्तीश है, जो बाकी सारी सपोर्टिव एविडेंस है, वो सारी के साथ मिला के डाइंग डिक्लेरेशन कैन बी डेडली अगेंस्ट द अक्यूज्ड। अदरवाइज जो है सिर्फ जो डाइंग डिक्लेरेशन है वो जो है कन्विक्शन के लिए इनसफिशेंट है। सिर्फ डाइंग डिक्लेरेशन को बेस बनाकर एक्यूज को कन्विक्ट नहीं किया जा सकता। इट इज़ अ वीक पीस ऑफ एविडेंस। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्वेश्चन ये है कि अगर दो डिफरेंट पुलिस स्टेशंस के अंदर एफआईआर रिपोर्ट हो जाए तो उस सूरत में एफआईआर को कैंसिल करवाने का क्या प्रोसीजर है। जिस वक्त भी कोई एफआईआर दर्ज होती है तो आप देखते हैं कि उसकी तफ्तीश के दौरान जो सबसे पहला काम पुलिस करती है एफआईआर दर्ज होने के बाद, वो ऑन स्पॉट इंस्पेक्शन करती है कि वो जाए वकूआ देखने जाती है कि किस जगह ये वकूआ हुआ। तो ऑब्वियसली जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर प्लेस ऑफ अकरस के ऊपर जाएगा तो वो सबसे पहले डिटरमिन भी यही करता है कि ये जो प्लेस ऑफ अकरस है क्या ये मेरी बीट के अंदर शामिल है, क्या ये मेरे पुलिस स्टेशन की जुरिस्डिक्शन के अंदर शामिल है, और उसको डिटरमिन करके फिर वो नेक्स्ट स्टेप लेता है नक्शा मौका वगैरह बनाने का, या वहाँ पर मौके पे मौजूद जो है चीज़ों को कब्जे में लेने का या रिकवरी मेमोस बनाने का। लेकिन अगर वो उस ऑन स्पॉट इंस्पेक्शन पे इस नतीजे पर पहुंचता है कि ये जो जाए वकूआ है ये हमारे थाने की हदूद के अंदर ही नहीं आता, तो उसका जो प्रोसीजर है वो आपको पुलिस रूल्स के अंदर प्रोवाइडेड है। फिर उसमें ये होगा कि वो जो एफआईआर है और उस वक्त तक की जो सारी तफ्तीश है उसको कंक्लूड करके जो एफआईआर और उस तफ्तीश की जो पुलिस डायरीज हैं उनको भेजा जाता है मुतलका जो एसएसपी हैं इन्वेस्टिगेशन उनको। और जो एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है वो उसको डिटरमिन करके अगर वाकई ही आउट ऑफ जुरिस्डिक्शन हो तो वो मुतलका थाने को वो एफआईआर और जो उसके अंदर तफ्तीश है वो उसको भेजती जाती हैं मुतलका थाने को। और नीचे जो है ये रिपोर्ट मैजिस्ट्रेट साहब को भी सबमिट की जाती है, वो भी उससे एग्री डिसएग्री करते हैं। और जो नया पुलिस स्टेशन है वहाँ पर ये एफआईआर जाती है तो वो उसको देख के हूबहू बहू जो है अपने पुलिस स्टेशन के अंदर वही एफआईआर दर्ज करते हैं और लिखते हैं कि ये यहाँ पे लॉन्च की गई थी और अब जो है इस तरह हमें थ्रू अथॉरिटीज़ हमें मिल गई है, और हमने फिर उसके बाद वो उस इन्वेस्टिगेशन को फर्दर भी कैरी कर सकते हैं और ज़ीरो से भी कर सकते हैं। और जो पिछला पुलिस स्टेशन है वहाँ पर फिर ये रेड बॉल पॉइंट से एफआईआर जो है उसको कैंसिल कर दिया जाता है। अस्सलाम वालेकुम। आपका जो क्वेश्चन है उसका क्रक्स ये है कि अगर एंटी टेररिज्म कोर्ट जो किसी एक्यूज को कन्विक्ट करती है और वो अपील दायर करता है तो क्या अपील के दौरान जो हाई कोर्ट है उसकी सज़ा को सस्पेंड कर सकती है या नहीं कर सकती। अगर हम स्ट्रिक्टो सेंसो में रेलेवेंट लॉ को देखें तो उसके अंदर तो ऐसी कोई चीज़ जो है मौजूद नहीं है जो कि सीआरपीसी की 426 का जो है वो इंफ्रेंस देती हो वहाँ पे, बल्कि ममानियत है कि अगर पेंडेंसी ऑफ दी अपील के दौरान एक्यूज है उसको बेल पर रिलीज नहीं किया जाएगा। और यही वो सेक्शन है जो कि खुद बताता है कि सस्पेंशन नहीं हो सकती। लेकिन कई ऐसे कानून हैं जिसके अंदर ऐसी प्रोविजंस मौजूद है, जैसे जो आपके नारकोटिक्स लॉ है उसके अंदर जो उसको खुद पढ़ें तो उसमें लिखा गया था, गालिबन सेक्शन 74 है, देख लीजिएगा, जिसके अंदर जिसका जो मतलब था वो ये था कि अगर कोई भी चीज़ जो है वो नारकोटिक्स केस के अंदर इन कस्टडी ली जाती है तो जब तक उसका ट्रायल कंक्लूड नहीं होगा तो उसकी स्पुर्दारी किसी को नहीं दी जा सकती। तो बड़ा सा वो कानून फॉलो होता रहा, लेकिन अल्टीमेटली जो हाई कोर्ट है उसने इंटरप्रिटेशन की और उन्होंने कहा जी दी भी जा सकती है, ये लाजमी नहीं है कि उसको होल्ड किया जाए, और उन्होंने उसकी अपनी इंटरप्रिटेशन की। तो ये अब जिस कानून के तहत सेक्शन 25 है
جس کے تحت یہ بات تحریر ہے کہ اس کو ریلیز نہیں کیا جائے گا، ہم اس کو آئسولیشن میں نہیں پڑھ سکتے۔ آپ اس کے اندر دیکھیں تو باقی بھی بہت ساری چیزیں لکھی ہیں کہ 2 سے زیادہ جو ہے وہ سماعت نہیں دی جائے گی اپیل کی، 2 ڈیٹ آف ہیئرنگ پہ اپیل کا فیصلہ کر دیا جائے گا۔ تو ایسی وہ تمام پوزیشنز جہاں پر کوئی اور پروویژن بھی نگیٹ ہو رہی ہو کہ 7 دن کے اندر اپیل کا فیصلہ نہیں ہوا، سماعت لگ نہیں رہی، اپیل سنی نہیں جا رہی کسی بھی ریزن سے، تو پھر ایکیوزڈ کا تو یہ قصور نہیں ہے کہ وہ ساری عمر جیل کے اندر اپنی سزا پوری کر لے اور اس کی اپیل ہی نہ سنی گئی ہو۔ تو اگر کوئی اور پروویژن وائلیٹ ہو رہی ہو اور ایکیوزڈ اندر ہو تو پھر یہ بھی وائلیٹ ہو سکتی ہے، اور اسی کا نام جو ہے انہیرنٹ جورسڈکشن ہے، کیونکہ اپیل ہائی کورٹ کے اندر جانی ہے۔ تو اگر کورٹ جو ہے سمجھتی ہے کہ واقعی آپ جو ہیں صرف اس پروویژن کو ہم آئسولیشن میں نہیں پڑھیں گے، پھر انہیرنٹ جورسڈکشن بھی ہے ہائی کورٹ کے پاس، پلس جو ہے فنڈامنٹل رائٹس بھی ہیں ہائی کورٹ کے پاس، تو ہر چیز کو جب ملا کے پڑھیں گے اور دوسری پروویژنز بھی وائلیٹ ہو رہی ہیں تو پھر صرف اس پروویژن کو انووک نہیں کیا جائے گا، پھر یہ ریلیف لیا بھی جا سکتا ہے۔ السلام علیکم، آپ کا کویشچن یہ ہے کہ کیا اینٹی کرپشن کورٹ کی جو ڈائریکشن ہے وہ تھرو جسٹس آف پیس لی جا سکتی ہے؟ تو اب اس کے اندر بہت زیادہ کیس لاز ڈیولپ ہو گئے ہیں۔ جو اینٹی کرپشن ہے اگر وہ کسی کے خلاف کارروائی نہیں کرتی تو اس صورت کے اندر ڈائریکشن لی جا سکتی ہے، لیکن چونکہ تھوڑا سا آپ کے نوٹس میں یہ بات ہونی چاہیے کہ کچھ ڈپارٹمنٹس ایسے ہیں جیسے اینٹی کرپشن ہے، جیسے فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے، FIA ہے یا نیب ہے، یہ وہ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس ہیں جس کے اندر جو کوگنیزیبل اوفینس ہے اس کی تھوڑی سی ڈیفینیشن ڈیفرنٹ ہے۔ جیسے آپ کے CRPC کے اندر 154 CRPC ہے کہ انفارمیشن اگر کوگنیزیبل اوفینس کی رپورٹ کی گئی ہے تو پولیس پابند ہے اس کو ریلیونٹ رجسٹر کے اندر انکارپوریٹ کرنے کی۔ تو جو باقی یہ 3 نام میں نے لیے ہیں یہ وہ ڈپارٹمنٹس ہیں جہاں پر پہلے انکوائری ہوتی ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ یا FIA اسٹیبلشمنٹ کہ کیا ہمیں جو ہے FIR درج کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے۔ تو صرف اس سینس کے اندر آف کورس جسٹس آف پیس کے پاس یہ اختیار ضرور ہے، لیکن ان حقائق کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ڈائریکٹ FIR درج کرنے کا آرڈر ہے وہ نہیں دیا جاتا۔ ہاں اگر انسٹیٹیوٹ کی جاتی ہے تو کورٹ جو ہے وہ ریکوائر کر سکتی ہے کہ آپ جو ہیں اس کو انکوائر کریں اور اپنی رپورٹ میرے پاس سبمٹ کریں، تو اس صورت کے اندر ایسی ڈائریکشنز دی جا سکتی ہیں اور اس کے اوپر کیس لاس بھی موجود ہے۔ السلام علیکم، آپ کا کویشچن یہ ہے کہ جو اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے اس کے اندر جو رپورٹ 173 ہے وہ تھرو پبلک پروسیکیوشن جو ہے سبمٹ ہوتی ہے یا ڈائریکٹ سبمٹ ہوتی ہے؟ کوئی بھی 173 کی رپورٹ ایسی نہیں ہے پولیس رپورٹ جو کہ کسی بھی عدالت میں ڈائریکٹ جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ کی جا سکے۔ جو اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے اس کا ٹوٹل اپنا ایک پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے جس کے اندر جو ایڈیشنل پروسیکیوٹر جنرل اور ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل رینک کے جو آفیسرس ہیں وہ وہاں پر ڈیزگنیٹڈ ہیں، اور صرف وہ لوگ جو ہیں اس کورٹ کے اندر اسکروٹنی ورک اور ٹرائل ورک کر سکتے ہیں۔ ہر 80 اینٹی ٹیررزم کورٹ کی جو ہر پولیس رپورٹ ہے 173 وہ صرف اور صرف اینٹی ٹیررزم کورٹ کے ساتھ اٹیچ جو لرنڈ پروسیکیوٹرز ہیں صرف ان کے تھرو وہ ان عدالتوں میں۔ السلام علیکم، آپ کا کویشچن یہ ہے کہ جب بھی کسی کنوکٹ کو ایک سے زیادہ دفعہ پھانسی دی جاتی ہے تو جو باقی پھانسیاں ہیں ان کو ایگزیکیوٹ کیسے کیا جاتا ہے؟ کیونکہ جو ایک پھانسی ہے اس کے بعد تو جو کنوکٹ ہے اوبیسلی اس کی ڈیتھ ہو جائے گی، تو باقی پھر پھانسیوں کا کیا کیا جائے گا؟ تو سب سے پہلے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک سے زیادہ پھانسیاں ہوتی کیوں ہے، کیوں دی جاتی ہیں؟ جب ایک ہی بہت ہے تو باقی کیوں دی جاتی ہیں؟ تو ہم اس کو کسی مثال سے سمجھتے ہیں کہ اگر ایک اکرنس ہوئی ہے، اس اکرنس کے اندر جو ایکیوزڈ ہے اس نے ایک ہی سیریز میں کئی زیادہ اوفینسز کر دی ہیں۔ ہم مثال لیتے ہیں کہ اس نے کسی پبلک پلیس کے اوپر کوئی ہیوی جو ہے ویپنز یوز کیے ہیں، اس ویپنز کے اندر اس نے جو ہے میسو ڈسٹرکشن کی ہے، پراپرٹی کو بھی ڈیمیج کر دیا، اس نے جو ہے 10-12 لوگ جو ہیں ان کو بھی مرڈر کر دیا،
پھر اس نے جو ہے کسی کا ریپ بھی کر دیا وہاں پر، اور اس طرح کر کے اس نے کافی زیادہ جو اوفینسز ہیں، یا ایک سے زیادہ قتل کیے ہیں، یا ریپ بھی کر دیا، ساتھ اس نے 2 لوگوں کو اغوا بھی کر لیا، اور اس طرح کر کے جس وقت اس کے خلاف 173 کی رپورٹ پیش ہوئی تو پتہ چلا کہ اس کے اوپر 15 لوگوں کو مرڈر کرنے کا چارج ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے 2 لوگوں کو ریپ کرنے کا چارج ہے، پھر اس نے جو پراپرٹی کی میسو ڈسٹرکشن کی ہے، یہ سارے چارجز ہیں۔ پھر ساتھ ہی جو پروسیکیوشن ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ سارے اوفینسز بے شک مرڈر وغیرہ ہوئے ہیں، ریپ بھی ہوا ہے، لیکن چونکہ یہ ایک پبلک لیٹرنس بھی ہوئی ہے تو اس وجہ سے اس میں جو ہے اے ٹی اے بھی اٹریکٹ کرتا، تو اس طرح کر کے اس کو 376 کے اندر، 302 کے اندر اور 780 کے ATA کے اندر جو ہے کورٹ چارج کر دیتی ہے۔ اب جس وقت جو سماعت ہوگی اور ٹرائل ہوگا تو اوبیسلی پروسیکیوشن ایک مرڈر ثابت کرے گی کہ اس نے بشیر کو بھی قتل کیا، اس نے امین کو بھی قتل کیا، اس نے اللہ دتہ کو بھی قتل کیا، اس کی فائرنگ سے CDEFGH سارے جو ہیں مرڈر ہوئے سیم اکرنس کے اندر۔ پھر اس نے جو ہے A اور B کے ساتھ ریپ بھی کیا وہاں پر جا کے، اور اس طرح کر کے جو ہے اس کے خلاف یہ سارے چارجز جس وقت پروف ہو جائیں گے تو ایٹ دی ٹائم آف کنوکشن عدالت اب ایک چارج پہ اپنی ججمنٹ دے گی، کہ عدالت ہولڈ کرے گی کہ اس کے خلاف الزام تھا اس نے بشیر کو قتل کیا، پروف ہو گیا، اس کو 302 کے تحت جو ہے سزائے موت کی سزا دی جاتی ہے۔ اس نے امین کا بھی قتل کیا، یہ بھی پروف ہو گیا، اس کو اس کے مرڈر کے لیے بھی پھانسی کی سزا دی جاتی ہے۔ اس نے اللہ دتہ کو قتل کیا، وہ بھی پروو ہو گیا، اس کو اللہ دتہ کے قتل کے لیے بھی پھانسی کی سزا دی جاتی ہے، اور اسی طرح کر کے DEFGHI جتنے آپ کر لیں کہ اس نے یہ 15 قتل کیے، ہر قتل ثابت، اس کو ہر قتل کے اوپر اب عدالت تو یہ کہہ نہیں سکتی کہ چونکہ اس نے 15 قتل کر دیا لہذا اس کو ایک ہی پھانسی، اس کو ہر چارج کی اپنی سزا تو دی جائے گی۔ تو اس طرح کر کے ہم مثال لے رہے ہیں کہ اس کو 15 دفعہ جو ہے صرف قتل کرنے کے لیے سزا دی گئی۔ پھر اس پہ یہ بھی ثابت ہو گیا کہ اس نے اکرنس کے بعد جب جا رہا تھا تو کہیں اس نے پناہ لی، وہاں پر کوئی عورتیں دیکھی، اس نے ان کے ساتھ ریپ بھی کر دیا، تو عدالت میں یہ بھی پروو ہو گیا کہ ہاں اس نے ریپ بھی کیا، تو 16ویں دفعہ عدالت نے ایک عورت کے ساتھ زنا کرنے پر اس کو پھانسی کی سزا دے دی، 17ویں دفعہ اس کو دوسری عورت کے ساتھ پھانسی کرنے کی زنا کرنے کی سزا جو ہے پھانسی کے طور پہ دے دی۔ سملرلی عدالت نے یہ بھی ہولڈ کر دیا فائنلی کہ یہ سارا جو اکرنس تھا واقعی ATC بھی اس کے اوپر جو ہے ATA بھی پروو ہوتی ہے، تو عدالت نے اس کو جو ہے سیکشن 6 کے تحت اس کو اس کے اندر بھی جو ہے 780A کے تحت بھی اس کو پھانسی کی سزا دے دی۔ تو اب یہ کر کے 19 دفعہ اس کو ہر چارج کے اوپر 19 دفعہ سزائے موت دے دی گئی۔ اب ایکیوز اگر ان کے خلاف اپیل کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایپیلیٹ کورٹ یہ ہولڈ کر دے کہ واقعی اس نے امین اور بشیر کا قتل تو کیا، لیکن اس پہ باقی جو 15 چارجز ہیں یا 17 چارجز ہیں وہ اس پہ نہیں پروو ہوتے، لہٰذا اس کو ان کے اندر جو ہے 17 کے اندر بری کیا جاتا ہے، لیکن امین اور شبیر جو ہے ان کے قتلوں کے اوپر اس کو پھانسی کی سزا مینٹین کی جاتی ہے۔ وہ سپریم کورٹ چلا جاتا ہے، سپریم کورٹ ہولڈ کرتی ہے کہ نہیں اس نے تو صرف بشیر کو قتل کیا، امین کو بھی اس نے نہیں کیا، وہ تو کوئی ان نون گولی سے، لہٰذا ایک دفعہ جو صرف سپریم کورٹ یہ ہولڈ کرتی کہ اس کو باقی امین کے قتل سے بھی بری کیا جاتا ہے، اس کو صرف بشیر کے قتل کے لیے پھانسی کی سزا جو ہے وہ مینٹین کی جاتی ہے۔ تو یہ ایک سینیریو ہے کہ کیوں ہر چارج کے اندر اس کو الگ الگ سزا دینا ضروری ہے، اور اگر اس پہ 19 کے 19 قتل ہائی کورٹ میں بھی مینٹین رہتے ہیں کہ ہاں اسی نے کیے ہیں، اس پہ سپریم کورٹ میں بھی رہتے ہیں، تو پھر اس صورت میں اوبیسلی اس پہ سارے چارجز ثابت ہو جائیں گے، اور جو ہی اس کو پہلی پھانسی دی جائے گی
तो बाकी भी समझा जाएगा कि उसको हर जुर्म के लिए फांसी दे दी गई है। ये नहीं होगा कि उसको फिर उतार के कहा जाएगा कि नहीं जी अभी आपके बाकी 18 रहते हैं। तो ये जो पर्पस है 19 दफ़ा 20 दफ़ा 100 दफ़ा कई मुकदमात में, जैसे वो बच्चों के कातिल था उसके केस के अंदर, इस ज़ैनब कत्ल केस के अंदर आपने देखा होगा कि 100 दफ़ा भी फांसी दी जाती है। तो उसका मकसद ये है कि हर चार्ज पे उसको सजा सुनाना जरूरी है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसको 100 दफ़ा ही दी जाएगी। जो ही पहली फांसी दी जाएगी और बाकी अगर सजा जो है मेंटेन्ड है, सेटिसाइड नहीं हुई, तो उस सूरत में यही समझा जाएगा कि बाकियों के अंदर भी दे दी गई है। लेकिन अगर वो अपील वगैरह के अंदर बाकी चार्जेस से बरी हो जाता है तो फिर वो फांसी तो अपनी जगह कायम रहेगी अगर एक ऑफेंस की भी रहती होगी। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्वेश्चन ये है कि क्या फैमिली कोर्ट जो है वो एग्जीक्यूशन पिटिशन की प्रोसीडिंग्स के दौरान किसी जजमेंट लेटर का मदयून का जो है वो CNIC एज अ कोर्सिव मेजर जो है ब्लॉक कर सकती है या नहीं कर सकती। तो अगर हम फैमिली लॉज को पढ़ें तो वहाँ पर आपको ऐसा कोई प्रोसीजर नहीं मिलता जो कि फैमिली लॉज में या फैमिली डिक्री की एग्जीक्यूशन के लिए प्रोवाइडेड हो। रादर ये बोरो किया जाता है सारा प्रोसीजर सिविल प्रोसीजर कोड से। और अगर आप केस लॉज पढ़ें जो पिछले 10 12 15 साल में जो डेवलप हुए हैं उसके अंदर जो होल्ड हुआ है बार बार वो यही हुआ है कि जो दो तीन चीज़ें हैं उसके अंदर। नंबर वन कि जो फैमिली कोर्ट है उसको किसी भी प्रोसीजर को कहीं से बारो करने की भी ज़रूरत नहीं है। वो जो मुनासिब प्रोसीजर समझती है वो खुद भी अडॉप्ट कर सकती है। अगर वो कहीं पर प्रोवाइडेड नहीं भी है लेकिन फैमिली कोर्ट मुनासिब समझती है तो वो उसको अडॉप्ट कर सकती है। तो इसके अंदर कई चीज़ें ऐसी हैं जिसमें कल किसी ने क्वेश्चन किया शायद यहाँ पर या कहीं और के, क्या फैमिली कोर्ट जो है क्रॉस एग्जामिन का जो राइट है उसको, बल्कि मैंने यहीं पे जवाब दिया था कि फैमिली कोर्ट जो है क्रॉस एग्जामिनेशन का राइट स्टॉक ऑफ करने के बाद खुद भी विड्रा कर सकती है। तो इसकी बुनियाद भी यही थी कि जो फैमिली कोर्ट है उसको ये इख्तियारात दिए गए हैं कि आप जो मुनासिब समझते हैं, ऑब्वियसली अगेंस्ट द लॉ ना हो, ऑब्वियसली कोई ऐसी लीगैलिटी ना हो जो आप कमिट करने जा रहे हैं। अदरवाइज फैमिली कोर्ट स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द कोर्ट के लिए, एग्जीक्यूशन के लिए, फॉर डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस जो है वो कोई भी प्रॉपर प्रोसीजर जो है उसको अडॉप्ट कर सकती है। रही बात CNIC ब्लॉक करने की, तो जैसे मैंने पहले बताया कि जो एग्जीक्यूशन पिटीशन है इसका जितना प्रोसीजर है एग्जीक्यूट डिक्री करवाने के लिए ये सारा CPC से जो है वो बारो किया जाता है। और केस लॉज के अंदर भी जो है ये होल्ड हुआ कि हर वो काम जो सिविल कोर्ट कर सकती है वो फैमिली कोर्ट भी एग्जीक्यूशन पिटीशन के अंदर, एग्जीक्यूशन प्रोसीडिंग्स के अंदर कर सकती है। अब जो CNIC ब्लॉक करना है ये भी फैमिली कोर्ट ऑफ कोर्स कर सकती है, लेकिन साइमल्टेनियसली जो उसके बाकी सारे जो अवेलेबल रिकोर्सेज हैं जिसके अंदर आप देखेंगे कि उसको अरेस्ट करना, उसके वारंट निकालना, प्रॉपर्टी की अटैचमेंट है, ये सारे अगर मेयर्स जो हैं वो अडॉप्ट कर लिए गए हैं और स्टिल जो है एक्यूज या जजमेंट लेटर जो है वो स्टिल जो है एट लार्ज है और पकड़ाई नहीं दे रहा, प्रॉपर्टी भी नहीं मिल रही, किसी तरीके से मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच करके भी वो जो डिक्री है उसको सेटिस्फाई नहीं किया जा सकता, तो फिर एज अ लास्ट रिजॉर्ट ये है कि आप उसको अरेस्ट भी कर सकते हैं और 1 साल तक उसको जेल भी भेज सकते हैं। और अगर ये काम भी नहीं हो रहा तो ऑफ कोर्स फिर आप ऐसे कोर्सिव मेयर्स भी ले सकते हैं जिससे वो तंग होके अदालत के अंदर पेश हो जाए। क्योंकि आपने ये बात याद रखनी है कि हर कोर्सिव मेयर का जो अल्टीमेट पर्पस है वो ये है कि ऐसे शख्स की अटेंडेंस को प्रिक्योर किया जा सके जो शख्स हर मेयर लेने के बावजूद अदालत में पेश नहीं हो रहा और डिक्री को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम। आपका क्वेश्चन ये है कि जो फैमिली दवाजात हैं, खर्चा नान-नफ़क़ा का और सामान जहेज़ का, डावरी आर्टिकल और मेंटेनेंस का दावा क्या टेम्परेरी रेजिडेंस की बुनियाद के ऊपर जो है वो इंस्टीट्यूट किया जा सकता है?
सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि आप टेम्परेरी रेजिडेंस जो है उसकी डेफिनेशन क्या करते हैं। जैसा कि फैमिली रूल्स हैं उसके अंदर टेम्परेरी रेजिडेंस जो है उसकी बेस बनाकर दो दावाजात ऐसे हैं, एक जो हक महर का दावा और सेकंड जो है डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का दावा। इसको टेम्परेरी रेजिडेंस की बुनियाद पर किया जा सकता है और इस टेम्परेरी रेजिडेंस को काफ़ी केस लॉज के अंदर जो है वो डिफाइन भी किया गया है। फॉर एग्जांपल एक ऐसा केस लॉ भी है लाहौर हाई कोर्ट लाहौर का, जिसके अंदर उन्होंने ये होल्ड किया कि अगर औरत टेम्परेरी रेजिडेंस को उसमें इंटरप्रेट करते हुए कहा कि अगर कोई औरत किसी सिटी के अंदर इवन कुछ दिनों के लिए किसी होटल के अंदर भी रेंट पर कमरा लेती है और वहाँ पर वो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज का दावा करती है, तो वो दावा भी जो है सही इंस्टीट्यूट होगा, एंटरटेन किया जाएगा और उस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन भी होगी। तो ये है टेम्परेरी रेजिडेंस की इंटरप्रिटेशन, जो कि उन्हीं फैमिली रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो की गई। तो जो दो दावाजात हैं, जैसा मैंने बताया, हक महर और आपका जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है, उसको ऐसी टेम्परेरी रेजिडेंस की बुनियाद के ऊपर जो है इंस्टीट्यूट किया जा सकता है। लेकिन बाकी जितने दावाजात हैं वो वहीं पर इंस्टीट्यूट किए जाएंगे जहां पर या परमानेंट रेजिडेंस है, या जैसे निकाह रजिस्टर किया गया है जिस यूनियन काउंसिल के अंदर उस तहसील की जुरिस्डिक्शन के अंदर, या अगर वो शिफ्ट कर गई है और जैसे बच्चे जो हैं वो उनके स्कूल के अंदर एडमिशन्स करवा दिए, तो ये वो सारे सर्कमस्टांसेस हैं जिसको टेम्परेरी रेजिडेंस जो है वो नहीं कहा जा सकता। इवन कई केसेस के अंदर जो 2010-12 से ऑनवर्ड्स हैं उसके अंदर जो औरत है उसने दावा दायर किया कस्टडी का या लेने का या वापस मांगने का या जो है कस्टडी इंश्योर करने का, कि उससे जो है स्नैच ना की जाए, तो उसकी बुनियाद पर औरत ने टेम्परेरी रेजिडेंस को बुनियाद बनाकर बच्चे को शिफ्ट करके जो है वो दावा दायर किया। और उसमें चूंकि एक मीटिंग स्केजुअल भी कोर्ट जो है वो जारी करती है, बाप के लिए अगर माँ की कस्टडी में है, माँ के लिए अगर बाप की कस्टडी में है, तो उन केसेस के अंदर भी ये होल्ड किया कि ये केसेस भी वहीं पे इंस्टीट्यूट होंगे जहां पर परमानेंट रेजिडेंस है, और इस तरह टेम्परेरी रेजिडेंस को बुनियाद बनाकर जो है वो ऐसा दावा दायर नहीं किया जा सकता। सो क्रक्स ऑफ द स्टोरी इज कि जो इंटरप्रिटेशन है और फैमिली लॉज के जो रूल्स हैं उनके मुताबिक जो डावर और जो डावर और डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज खुला जो है, इन दोनों दावों के अलावा कोई और दावा टेम्परेरी रेजिडेंस की बुनियाद पर नहीं किया जा सकता।